Hello students, myself Siddhi Tripathi and I am here to teach you for your upcoming NEET exam in class 2023. Okay? So I hope you all are little aware of what is NEET, a national level medical entrance examination. Okay. So talking about NEET 2023. Last night, I was just scrolling through my phone and I just got to see that the dates for NEET 2023 has been assumed in May. May 2023 is the month in which you are going to have this exam. Okay? So we have to prepare accordingly. Okay. So how, when, where, all of that you don't need to take any tension about because I am here with you. Okay? I am here to guide you, to assist you in whatever you can do and whatever you cannot do for NEET 2023. Okay? चलो. So start करते हैं हमारे सिलेबस से. सिलेबस थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है. It's like 2 classes. हम लोग जब क्लास 11th और क्लास 12th 2 क्लासेस को देखते हैं तो उसमें हमारा नीट का ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है. क्या बचता है? जस्ट द एक्स्ट्रास. क्लास 11th एंड क्लास 12th इन 2 क्लासेस के बाद जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें बचती हैं दैट वी ऑल विल कवर ओवर हियर. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. कहां से स्टार्ट करना है? नंबर 1 चैप्टर. आपका फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? क्लास 11th. क्लास 11th में फर्स्ट यूनिट कौन सी यूनिट है? डाइवर्सिटी. राइट? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. व्हाट इज डाइवर्सिटी? Diversity, as the word suggests, it is the different types of organisms that you have around yourselves. Living organisms, plants, animals, everything that you can see around yourself is called diversity. Or rather, I would like to call it biodiversity. Why? Why the word bio? The word bio itself suggests that we are talking about living organisms. We are talking about living organisms. Biodiversity. जब भी हम एक वर्ड सुनते हैं बायो या बायोलॉजी तो whatever first comes to your mind is living. बायोलॉजी खुद में एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है लिविंग. Biology is made up of 2 words. I hope you all would be knowing this till now. Biology is made up of 2 words, bios and logos. Bios and logos. Bios का मतलब क्या? Bios का मतलब living. And logos, logos means whatever we study about living. Okay? So there are just these 2 words, bios and logos. So bios and logos की जो स्टडी है यानी कि बायोलॉजी की जो स्टडी है उसको हमें बायोडाइवर्सिटी से स्टार्ट करना है. दिस इज इटसेल्फ आवर फर्स्ट यूनिट जिससे हमें अपनी पढ़ाई नीट के लिए स्टार्ट करनी है. ओके, चलो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक टॉपिक. हमारा जो पहला चैप्टर आता है डाइवर्सिटी इज अ यूनिट एज आई सेड इट. ओके, सो डाइवर्सिटी के अंदर हमारा पहला जो चैप्टर आता है दैट इज द लिविंग वर्ल्ड. क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, द लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड, जिंदा दुनिया. इसमें क्या चीजें आ जाएंगी? जो कुछ भी जिंदा है. जिंदा में क्या क्या है? प्लांट्स, एनिमल्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, अब ऐसा नहीं मैं कह रही हूं कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है.
प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव फर्दर सब कैटेगरीज जिनके बारे में आपको जानना है एंड पढ़ना है, बट येट दीज आर द ब्रॉडर एस्पेक्ट, ओके, जो कि हर कोई जानता है। क्लास यूकेजी से फर्स्ट से हमें सिखाया जाता है कि इस दुनिया में प्लांट्स भी होते हैं, इस दुनिया में एनिमल्स भी होते हैं। आगे चल करके हमें से कईयों को ये बात नहीं पता होती है कि लाइक प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग। दे स्टार्ट आस्किंग कि नहीं मैम प्लांट्स कैसे जिंदा हो सकते हैं, वो बात नहीं करते, वो चलते नहीं है। सो वी विल रीड इट हियर, वी आर गोना प्रूव इट हियर कि प्लांट्स कैसे जिंदा होते हैं। ओके, सो प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो स्टडी है इन टोटल, इन अ समरी वी हैव टू स्टडी हियर इन द लिविंग वर्ल्ड। क्या पढ़ना है हमें लिविंग वर्ल्ड में? चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज जो कि हमें लिविंग बींग्स के बारे में पता होना चाहिए, क्या? दैट दे आर अलाइव। अच्छा, अब आप कहोगे कि मैम ये तो बहुत आसान सी चीज है, अगर कोई चीज जिंदा है तो हम उसे लिविंग कहेंगे, लेकिन नहीं, सिर्फ जिंदा होना काफी नहीं है बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिंदा होना हम किसे कहते हैं? हम किसे कहते हैं कि ये चीज जिंदा है? जिंदा होने का मतलब है उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो कि उसे जिंदा बनाती हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसे जिंदा बनाती हैं? ओके, लेट मी समराइज इट फॉर यू। Every living being in this world breathes. Number one characteristic. Every living being in this world breathes. Okay? यहां से स्टार्ट करते हैं। आप सबको इतना पता होगा कि हम सब सांस लेते हैं, हम सब ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं या अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। बट देयर्स अ क्वेश्चन जो कि ऐसा तो नहीं है कि आपके नीट में आने वाला है, बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन इट्स अ कॉमन मिसकंसेप्शन। पीपल थिंक दैट इन द केस ऑफ प्लांट्स, ओके, आई एम टॉकिंग समथिंग लाइक आउट ऑफ द पर्सपेक्टिव हियर, सो आई एम जस्ट मेकिंग अ कॉलम आउट हियर, ओके। अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स के केस में कॉमन सा मिसकंसेप्शन है। लोगों को लगता क्या है? लोगों को लगता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं एंड ऑक्सीजन को वो एक्सहेल करते हैं, मतलब अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। लेकिन क्या ये सच है? नो, I would say absolutely not. And if you are a learner of biology, you should know this. Plants too breathe, okay? They too breathe just like us. In the way we intake oxygen and in the way we exhale carbon dioxide, in the same way plants do too. Okay? So you have to remember this. ये मिसकंसेप्शन आज के आज आपका दूर हो जाना चाहिए। फर्स्ट थिंग, चलो ये तो हो गई कुछ आसान सी चीजें, हमने एक स्टार्टिंग कर दी, एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, ओके। अब आते हैं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक पे। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दूसरी कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं आपसे बोलूं तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या वो बढ़ते हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या वो बढ़ते हैं? ऑफ कोर्स बढ़ते हैं। आप सब जब भी आपका जन्म हुआ था तब आप छोटे से थे, लाइक मोस्ट ऑफ यू वर लाइक दिस साइज, द साइज ऑफ माई पाम, ओके। बट इट्स नॉट इनफ। हम सबकी ग्रोथ होती है। हम लोग सब छोटे से, जब से हमारी बर्थ होती है तब से लेकर के बड़े तक हम सब बढ़ते हैं। In the case of human beings, it's true. In the case of plants, it's true. In the case of any other animal in the world, it is true that हम सबकी ग्रोथ होती है। अगर हम सब इंसान हो तो हमारी ग्रोथ एक बच्चे से एक कंप्लीटली एडल्ट के रूप में होती है, और अगर हम एक प्लांट हैं तो हम बढ़ते जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। Plants never stop growing, okay? But the basic point comes कि they all grow. इस दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल ग्रो। सो दिस इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए अब आते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को, बहुत आसान सी चीजें हैं। दिस इज जस्ट अ समरी ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी नो, ओके। चलो
अब आते हैं हम अपने तीसरी कैरेक्टरिस्टिक पे. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज रिप्रोड्यूस. इस दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना है उतना का उतना नहीं रहना चाहता. They all want to increase their line of generation. They all want to produce new offsprings. चाहे वो एक छोटी सी चींटी को आप कंसिडर कर लीजिए, बड़े बड़े ह्यूमन बींग्स को कंसिडर कर लीजिए, प्लांट्स के सैपलिंग्स को कंसिडर कर लीजिए, किसी भी चीज को अगर आप कंसिडर करेंगे तो दे ऑल वांट टू रिप्रोड्यूस. सभी अपनी तरीके के नए नए ऑफस्प्रिंग्स बनाना चाहते हैं. क्यों ऐसा वो करते हैं? सिंपल सी चीज है, ताकि उनकी लाइन ऑफ जनरेशन खत्म ना हो, उनके जैसे और ढेर सारे प्रोड्यूस होते रहें. दैट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड रिप्रोडक्शन. बट इट अकर्स. जितने भी तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में, दे ऑल रिप्रोड्यूस. ओके, चलो. सो ये हो गई 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ये हम सब जानते हैं, ऑलमोस्ट सबको पता होती हैं, सबको पढ़ाया जाता है. ठीक है, अब आते हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पे जिन्हें कम लोग जानते हैं, या आप ये कह सकते हो कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो ही आपको ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगी. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, as I call it, it's known as metabolism. What is metabolism? आप कुछ भी खाते हो, कुछ भी अगर आप खा रहे हो तो आप उसे च्यू कर रहे हो. आपके च्यू करने के बाद वो सारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है. डाइजेशन के बाद उसका एक्सक्रीशन हो रहा है. आप सांस ले रहे हो, आपके अंदर ऑक्सीजन जा रही है. ऑक्सीजन, ऑलमोस्ट सारी गैसेस आपके अंदर जा रही हैं. आपके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसेस होके बाहर निकल रही है. Everything, every chemical reaction that's occurring in your body is a part of your metabolism. कुछ भी आपकी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर मेटाबॉलिज्म. इस दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीवित प्राणी अगर है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी कि उसके अंदर किसी ना किसी तरीके की केमिकल प्रक्रियाएं चल रही हैं. सारी केमिकल रिएक्शंस का सम टोटल ही मेटाबॉलिज्म कहलाता है. ठीक है, इट्स अ वेरी बेसिक टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, येट मेनी पीपल डोंट नो इट, एंड इफ यू नो देन वेरी गुड. मेटाबॉलिज्म. अब आते हैं अपनी फिफ्थ और लीस्ट तो नहीं कहेंगे बट लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फॉर नाउ, बिकॉज one important thing for NEET is that you are studying according to NCERT, strictly according to NCERT. नीट में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बेटा, आप उसमें से अगर एक मतलब एक समराइज उसको करेंगे क्वेश्चंस को, तो आप देखोगे कि 30% क्वेश्चंस एनसीईआरटी की लाइंस में से उठ करके आते हैं. तो इफ यू हैव टू कवर इट, देन यू हैव टू नो दैट व्हाट इज गिवन इन द एनसीईआरटी. एग्जैक्टली लाइन टू लाइन आपको पता होना चाहिए. अगर मैं आपसे कह दूं कि बेटा ये लाइन कहां पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैम ये लाइन इस चैप्टर के इस वाले पेज पे होनी चाहिए. ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग अ लिविंग थिंग इज कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस का मतलब क्या? आपका अपने एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक होना. जागरूक होना, या आप ऐसे कह सकते हो कि किसी भी चीज का आपको अफेक्ट कर पाना. इनफैक्ट एक बहुत अच्छा सा मतलब क्या कहेंगे, एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है मेरे पास, दैट इमेजिन करो कभी आप सो रहे हो. ठीक है, कभी हम लोग सो रहे होते हैं, मतलब अपने सेल्फ कॉन्शियस में नहीं होते हैं. वी आर नॉट रियली रिएक्टिंग टू एनीथिंग, वी आर जस्ट स्लीपिंग, वी आर वेरी काम. स्टिल if someone comes and watches you very closely, I'm not talking about haunted things, I'm just talking about like एक नॉर्मल कोई अगर आकर के आपको देख रहा है, आप अपने सेंसेस में नहीं हो, आप सो रहे हो, स्टिल यू गेट अ फीलिंग, एंड मेनी ऑफ द टाइम्स मेनी ऑफ अस गेट अवेक कि हाँ मुझे कोई देख रहा है. That is a normal human response, and not just humans. You will be surprised to know in this world anything that's living is conscious. Conscious का मतलब क्या? Conscious का मतलब having the potential of irritability.
इरेटेबिलिटी, अब ये वर्ड कहां से आया, कई लोगों को तो ये वर्ड नहीं पता होता है। देखो, इरेटेबिलिटी का मतलब होता है एक नॉर्मल सा एक आपके अंदर सेंस होना, या जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं इंद्रियां होना। इरिटेबिलिटी का मतलब है कि आपको अगर आपके आसपास कोई भी स्टिमुलस मिल रहा है, डजंट मैटर इट्स अ फिजिकल स्टिमुलस, इट्स अ मैकेनिकल स्टिमुलस, इट्स अ एनी काइंड ऑफ इमोशनल स्टिमुलस, यू विल बी क्या कहेंगे, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। यू विल बी लाइक ये कुछ हो रहा है मेरे साथ में। अगर मैं अभी आपको पिंच करूं तो आपको पता चलेगा कि मैंने आपको पिंच किया है, या मैं अगर आपको अभी डांट दूं तो आपको हो सकता है गुस्सा आए, कुछ लोगों को हो सकता है, कुछ लोगों को बुरा लगे। सो अलग अलग तरीके के स्टिमुलस से अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सेस का मिलना, दैट इज नोन एज इरिटेबिलिटी। और जो भी चीज लिविंग है उसके अंदर पोटेंशियल होती है इरिटेबिलिटी की, यानी अपने आसपास के स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने की, एंड दैट इज नोन एज कॉन्शियसनेस। अगर आप इरिटेबिलिटी को शो कर रहे हैं, अगर आपके अंदर कॉन्शियसनेस है, देन यू आर लिविंग। ओके, सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, these are the 5 characteristics of living. Any living body in this world, be it a plant or be it a human or be it an animal, even a small bacteria, they all have these kind of characteristics so that they are known as living. And जिन भी चीजों के पास इस तरीके की characteristics नहीं होती, क्या हम उन्हें living कह सकते हैं? नहीं। इनमें से जरूरी नहीं है कि सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हों, पर एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक के अंदर होनी चाहिए, तभी हम उस चीज को एक लिविंग चीज कह सकते हैं। अगर नहीं होगी तो हम उसे एक लिविंग नहीं कहेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट अगेन, कि लिविंग क्या है या किस चीज को हम अलाइव कह सकते हैं, तो वही चीज को हम अलाइव कह सकते हैं जिसके अंदर इन पांचों में से एटलीस्ट एक या दो क्वालिटीज या सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, सो एनीथिंग विच इज लिविंग शुड हैव 1 or 2 or at least 5 of these characteristics। खत्म बात। चलो, ये तो हो गया हमारे इस चैप्टर, जो कि हमारा बायोडाइवर्सिटी है या जिसको आप डाइवर्सिटी कहते हो, इसका सबसे एक फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका शुरू होता है वो होता है, चलो एक पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस टॉपिक के पहले। ये टॉपिक तो चलो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को तो उससे पहले कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए इस चीज के बारे में, तभी आप इस चीज को समझ पाओगे। बायोलॉजी के टर्म्स में हमारी जो ह्यूमन सोसाइटीज रही हैं, इन्होंने बहुत सालों से मतलब अभी बहुत सालों से नहीं, मतलब पिछले 100-200 सालों से बायोलॉजी के अकॉर्डिंग चीजों पे रिसर्च किया, एंड लोगों ने ये फाइंड आउट किया दैट ऐसा नहीं है दैट वी आर द मोस्ट एडवांस बीइंग्स और हम ऐसे ही पैदा हुए थे, या ऐसा जब से ये दुनिया है, जब से ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, तब से हम ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं है। वी ऑल नो दिस, राइट नाउ वी ऑल नो दिस, बट इस पे रिसर्चेस हुई हैं, एंड दैट्स व्हाई वी नो दिस। ओके, दैट्स द समरी। हमारे कई सारे साइंटिस्ट ने ये देखा that human beings have not been human beings since the starting of the earth or the universe, right? Human beings have not been the same since the start of the universe. In fact, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स एक ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू बने हैं, और इस ग्रेजुअल प्रोसेस को कहा जाता है इवोल्यूशन। आपने सुना होगा कि मोहनजोदाड़ो की वहाँ पे चीज़ें मिली हैं, वहाँ पे पुराने टाइप के आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, वहाँ पे कई सारे हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स बनी हैं। ये सारी चीज़ें अक्सर मतलब आती रहती हैं कि कहीं पर एक प्री हिस्टोरिक साइट मिली, कहीं पर ऐसी सारी चीज़ें, ये हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें आती रहती हैं, पेपर्स वगैरह में आती हैं। बट एक्चुअली में ये जो सारा इवोल्यूशन हुआ है, क्या ये सिर्फ मतलब
प्री हिस्टोरिक मैन से मॉडर्न मैन में हुआ है, या आप ऐसे कह सकते हो कि हम लोग ह्यूमन से भी पहले कुछ हुआ करते थे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम लोग सीधे ह्यूमन की तरह से पैदा हुए और फिर जब से पृथ्वी बनी है तब से हम ह्यूमन 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 ही चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। इवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, जब हम एक बड़ी ग्रेजुअल प्रोसेस वाली चेंज की बात करते हैं, तो ये जो चेंज है ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन से नहीं हुआ है, बल्कि एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर के जितने भी तरीके के प्लांट, जितने भी तरीके के एनिमल्स आप अपने आसपास देख सकते हो, ये सारे इसी इवोल्यूशन का नतीजा हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स भी इसी इवोल्यूशन का नतीजा हैं। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज थी पहले के टाइम्स में जिन्होंने इस बात पे ज्यादा फोकस किया कि किस तरह से मॉडर्न ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ, बजाय इस बात पे फोकस करने के कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ। सो पहले बहुत सालों तक हमें इस बात का पता ही नहीं था कि इवोल्यूशन जैसा क्या होता है, या हमारे फोरफादर्स कौन रहे हैं, या हमारे एंसेस्ट्री कैसी रही है। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली पीपल केम टू नो दैट कि हम सिर्फ और सिर्फ एप्स से ही नहीं बने हैं, एप्स ही हमारे फोरफादर्स नहीं है, बल्कि एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर के आज ह्यूमन बीइंग्स तक हमारा ग्रेजुअल इवोल्यूशन धीरे 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 करके हुआ है। वहां से लेकर के यहाँ तक हमारी पूरी जो एक जेनेरिक लाइन है वो चली आ रही है, हमारी इनहेरिटेंस चली आ रही है। सो आप ऐसा भी कह सकते हो कि जितनी भी मछलियां हैं, जितने भी इस दुनिया में एनिमल्स है अलग अलग तरीके के, कहीं ना कहीं वो सारे ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हैं। ओके, Why am I telling you this? Okay, now this was the brief summary. मैं क्यों आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ? ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बेटा, क्योंकि जब हम बैक्टीरिया से या जब हम ह्यूमन बीइंग्स से आपस में, देखो बच्चों को दिक्कत होती है कोरिलेट करने में, बट एक बार जब हम कोरिलेट करना सीख जाते हैं तो फिर हमें ये पता चलता है कि ये दुनिया ऐसी ही नहीं थी जैसे कि अभी हम इसे देख रहे हैं। ये दुनिया धीरे धीरे करके हजारों सालों में, लाखों सालों में इस तरीके की बनी है जैसे कि ये आज है, ठीक है। सो माई पॉइंट कम्स कि जब साइंटिस्ट्स ने ये देखा कि इवोल्यूशन हुआ है, इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट, इवोल्यूशन इतने छोटे बैक्टीरिया से लेकर के इतने बड़े मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स तक हुआ है, तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अगर हमको इतना सब कुछ स्टडी करना है तो फिर हम एक साथ तो सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। सब कुछ पढ़ने के लिए हमें काफी कुछ अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट ने क्या काम किया? साइंटिस्ट ने करना शुरू किया क्लासिफाई। साइंटिस्ट ने क्लासिफाई करना शुरू किया। देखो, अगर मान लो कल आपका एग्जाम है, आपका एग्जाम है और आप चाह रहे हो कि आज आपने इतना सारा सिलेबस उठाया है और मैं आज का आज ही सारा पढ़ ढालूं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, राइट? आप अगर इतना सारा सिलेबस उठा करके एक का एक दिन ही चाहोगे कि मैं पढ़ ढालूं, तो हो सकता है आप रीड कर लो, हो सकता है आप वर्ड टू वर्ड रीड कर लो, लेकिन क्या आपको वो मेमोराइज होगा? क्या आपको वो याद हो जाएगा? नहीं हो सकता, किसी को नहीं हो सकता। इस दुनिया में कोई भी सुपरमैन नहीं है, ठीक है। सो साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि चलो हमको जब सब कुछ स्टडी करना है तो हम उसे क्लासिफाई कर लेते हैं, हम उसे बांट लेते हैं, हम उसे कंपार्टमेंट्स में बांट देते हैं, तब उसकी स्टडी करते हैं। क्या किया उन्होंने? देखो, उन्होंने जब क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट की, किसने? जितने भी साइंटिस्ट इवोल्यूशन के बारे में स्टडी कर रहे थे, उन लोगों ने जैसे ही क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट की, उन लोगों ने सबसे पहला काम किया, अपने जितने भी सब्जेक्ट थे, जितनी भी चीजें थी जो भी उन्हें स्टडी करना था, उसे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया। कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करने की इसी प्रक्रिया को, इसी स्टडी को या इसी मेथड को हम लोग एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज टेक्सोनॉमी। What is taxonomy? The scientific method or the scientific study of doing classification is known as taxonomy. Taxonomy वो तरीका है जिससे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। टेक्सोनॉमी के अंतर्गत
5 स्टेप्स आते हैं आपके। इन 5 स्टेप्स को आपको सिर्फ नाम नाम आप याद रख लो, वो काफी है आपके लिए, बहुत डिटेल में इसके नहीं जाना है। नाम नाम में क्या है? सबसे पहली जो प्रोसेस है टेक्सोनॉमी की, दैट इज आइडेंटिफिकेशन, किसी भी चीज को पहचानना। अगर मान लो आप कहीं पे आप एक अंडर वाटर सबमरीन में जा रहे हो, आप वहां पे बहुत सारी चीजें, आप समुद्र में आपको हजारों तरीके की मछलियां दिख रही हैं, हजारों तरीके के सी हॉर्सेस दिख रहे हैं, वहां पे बहुत सारे अंडर वाटर क्रीचर्स हैं, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगर आप उन्हें पहचान ही नहीं पाओगे, अगर आप उन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, तो हाउ वुड यू टेल कि ये वाली चीज क्या है या वो वाली चीज क्या है? आपके लिए तो फिर पत्थर और जो एक वहां पे अंडर वाटर क्रीचर होगा सब कुछ बराबर हो जाएगा, है ना? सो आइडेंटिफिकेशन इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी। जब भी आप किसी चीज को बांटने की कोशिश करते हो तो पहला काम आप उसको क्या करते हो? आप उसको आइडेंटिफाई करते हो, पहचानते हो कि आखिर ये चीज है क्या। ठीक है। दूसरा जो स्टेप आया, दैट वाज नॉमेनक्लेचर। अब आपने भैया उसको पहचान लिया, पहचानने के बाद अब आप क्या करोगे? आप उसका नामकरण कर दोगे। किसी भी चीज को पहचानने के बाद उसका पहला काम क्या होता है? नामकरण। जैसे एक बेबी होता है, एक बच्चा पैदा होता है, आप क्या करते हो? सबसे पहले उसको पहचानते हो, मेरा ही बच्चा है, मेरे ही भाई बहन अंकल आंटी किसी का बच्चा है, उसको पहचानोगे। पहचानने के बाद क्या करोगे? उसका नामकरण करोगे, उसका नॉमेनक्लेचर करोगे। नहीं करोगे तो छोटू मोटू पिंटू बाबू सब एक जैसे लगेंगे, है ना? तो आपको क्या करना है? आप सबसे पहले क्या करोगे? आइडेंटिफिकेशन, उस चीज को पहचाना कि आखिर ये चीज है क्या, जिंदा है, मुर्दा है या नॉन लिविंग है, क्या है, आपको उसको पहचानना है। उसके बाद आपने किया नॉमेनक्लेचर, उसका नामकरण कर दिया कि अगर ये चीज जिंदा है तो हम इसे क्या नाम दे सकते हैं। नाम देने के बाद अब जो एक बहुत बड़ी समस्या आती है वो आती है कि इसको भाई रखा कहाँ जाए। तो साइंटिस्ट ने उसके लिए भी एक तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला? साइंटिस्ट ने कहा कि हम कैटेगरीज बना देते हैं, हम कंपार्टमेंट्स बना देते हैं, हम सेक्शंस बना देते हैं कि हमको किस चीज को किस वाली कैटेगरी में रखना है। तो उन लोगों ने कंपार्टमेंटलाइजेशन किया और इसी कंपार्टमेंट्स बनाने की प्रक्रिया को कहा गया क्लासिफिकेशन। मतलब कि अगर आप किसी चीज का नामकरण कर देते हो तो फिर उसको आपको एक कंपार्टमेंट में, एक सेक्शन में उठा के रखना है। उस सेक्शन में आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस सेक्शन में रखोगे? तो आपको क्लासिफिकेशन की प्रक्रिया के थ्रू पता चलेगा। आपको अपनी बुक्स को रेफर करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आपको मिला है, जिसको आपने आइडेंटिफाई किया है, जिसका आपने नामकरण किया है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स किस वाले सेक्शन के ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, किस वाले सेक्शन में इसको आप रख सकते हो। ये सारी चीजें करना ही क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है। सो यहां तक तो आई होप कि बहुत इजी होगा। यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी आपको नया ऑर्गेनिज्म मिला, आपने उसको पहचाना, आपने उसको नामकरण किया, आपने उसको क्लासिफाई कर दिया, आपने उसको एक कंपार्टमेंट में उठा करके पटक दिया कि चलो भाई तुम यहां के हो। ठीक है। तो टेक्सोनॉमी मैंने बताया कि मेथड होता है क्लासिफिकेशन करने का। इस मेथड के अंदर 5 स्टेप होते हैं, 3 हमने डिस्कस कर लिए, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन इटसेल्फ, कि आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म को उठा करके एक सेक्शन में डिवाइड कर दिया कि ये यहां पर आएगा। 4th और 5th स्टेप क्या है? 4th स्टेप होता है उस ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर, अभी देखो, अभी मैं वो टर्म नहीं यूज करना चाह रही हूं जो साइंटिफिक टर्म है। सो अभी आई वुड से कि एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में उसको जब आपने डिवाइड कर दिया है तो उसकी फर्दर सब कंपार्टमेंट्स देखना, सब कंपार्टमेंटलाइजेशन। अच्छा, फर्दर सब कंपार्टमेंट्स क्यों देखनी जरूरी है? इसको मैं एक एग्जाम्पल देती हूं। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि मैं एक इंसान हूं, ठीक है, तो ये तो हो गई मेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, आपने, चलो आइडेंटिफिकेशन से शुरू करते हैं। आपने मुझे देखा, मेरे पास एक नाक है, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, एक मुंह है, चेहरा है, बॉडी है। तो ये क्या है? ये आपने मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, मेरे फीचर्स देखे, तो आपने कह दिया कि मैं एक इंसान हूं, मैं इंसानों के जैसी दिखती हूं। ठीक है।
अब आपने नॉमेनक्लेचर करना है, आप मुझे नाम देना चाहते हैं, तो आप मुझे नाम क्या देंगे? आपको देखो ऑलरेडी हम सबको पता है कि ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज होमो सेपियंस, तो आप मुझे इसी कैटेगरी में डाल दोगे कि हाँ ये इसका नॉमेनक्लेचर कर दिया होमो सेपियंस, ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया इंसानों के दुनिया में, ठीक है, हम जो है इसको हमने उठा करके इंसान के सब कंपार्टमेंट में डाल दिया, ठीक। अब आता है सब कंपार्टमेंटलाइजेशन, ये क्या होता है? अब देखो, ये कह देना किसी के लिए कि वो इंसान है ये काफी नहीं है। आपने मुझे बता दिया कि मैं इंसान हूं, पर लड़की, लड़का, ट्रांसजेंडर, एज यू ऑल नो हमारे इस पूरी वर्ल्ड में अब 3 तरीके के जेंडर्स हो गए हैं, दैट इज बॉय, गर्ल, ट्रांसजेंडर, एवरीथिंग इज देयर, ओके। सो हम जब सब कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं तो वी वुड से कि हाँ ये एक ह्यूमन तो है, लेकिन ये क्या है? ये एक गर्ल है, एक लड़की है, इसका हमने सब कंपार्टमेंट डिवाइड कर दिया, ठीक। अभी हम लोग देखेंगे, ये इसका साइंटिफिक वर्ड नहीं है, ये आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी इसका साइंटिफिक वर्ड थोड़ी देर में आएगा। सब कंपार्टमेंट बनाने के बाद अब हम फाइनली क्या स्टेप करते हैं टेक्सोनॉमी का? जो हमारा फाइनल स्टेप होता है वो बेटा ये होता है कि हम जिस भी ऑर्गेनिज्म को हमने डिस्कवर किया है या जिस भी ऑर्गेनिज्म का हमने ये सारी टेक्सोनॉमी की है, उसको हम जा करके एक पर्टिकुलर एजेंसी के साथ में रजिस्टर करवाएंगे, एजेंसी रजिस्ट्रेशन। और ये बहुत ही जरूरी स्टेप है। देखो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर कर लिया एंड फिर आपने कह दिया कि नहीं मैं तो इसको सिर्फ अपने लिए रखूंगा। अगर ऐसा होगा तो फिर दुनिया में किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने किस चीज को डिस्कवर किया है। पता नहीं चलेगा तो उस ऑर्गेनिज्म का कोई भी वजूद नहीं होगा, उसको किसी को नहीं पता होगा कि ऐसा नाम का कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट भी करता है, भले आपने डिस्कवर कर दिया, ठीक है। तो आपको जो फाइनल काम करना होता है वो होता है एजेंसी के साथ में रजिस्ट्रेशन। एजेंसी क्या है? एजेंसी आपने नाम सुने होंगे, ICBN, ICZN। आई एम श्योर अगर आपने अब तक बायो पढ़ी है तो आपको ये नाम तो जरूर पता होंगे, 2 नाम आपको 100% पता होंगे। क्या क्या? ICBN एंड ICZN। क्या है ये दोनों? ये दोनों ऐसी एजेंसीज हैं जो कि दुनिया में जितने भी तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं उनका नामकरण करना, उनको आइडेंटिफाई करना, ये सारी चीजें करती हैं और उनको उनकी कैटेगरीज में डिवाइड करती हैं। बेसिकली उनको रजिस्टर करती हैं कि भाई अब हम एक नए तरीके के ऑर्गेनिज्म को भी जानते हैं, इसको भी हमको एक अपने रजिस्ट्रेशन में रखना है, ठीक है। सो ये जो दोनों एजेंसीज हैं इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं और नीट का बहुत पेट क्वेश्चन है, सो आपको इनको याद भी रखना है, ठीक है। ये होती है हमारी बोटानिकल नॉमेनक्लेचर के लिए, ये वाली होती है हमारी जूलॉजिकल, बोटानिकल यानी पेड़ों के नामों के लिए, और ये वाली होती है हमारे एनिमल्स के नाम के लिए, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के लिए, ठीक है। सो आपको इतना कुछ अभी के लिए क्लासिफिकेशन या आपकी टेक्सोनॉमी में याद रखना है। ये आपका एक ओवरव्यू है ब्रीफ पूरा टेक्सोनॉमी का। इसके अलावा आपको एक और चीज पता होनी चाहिए। अच्छा, मैं जो ये सब कंपार्टमेंटलाइजेशन की बात कर रही थी, एक छोटा सा पॉइंट है, इसको मैं यहीं पे कवर अप कर देती हूँ वरना फिर बाद में कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। देखो, जब साइंटिस्ट ने टेक्सोनॉमी के बारे में बात की, उन लोगों ने जब ये बात की कि सबके नाम होने चाहिए, इस दुनिया में जितने भी तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं सबका एक पता होना चाहिए, सबका एक कंपार्टमेंट होना चाहिए, जब ये सारी चीजों के बारे में बात हुई तो उन लोगों ने ये सोचा कि भाई हम अगर क्लासिफिकेशन करेंगे, अगर हम कंपार्टमेंट्स बनाएंगे तो कंपार्टमेंट का भी तो कुछ नाम होना चाहिए। क्या नाम रखा गया? कंपार्टमेंट्स का नाम रखा गया टेक्सा। जिन छोटे छोटे ग्रुप्स में किसी भी एनिमल या प्लांट या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप डिवाइड करोगे, क्लासिफाई करोगे, उन छोटे छोटे ग्रुप्स को ही क्या कहा जाता है? टेक्सा कहा जाता है। टेक्सा आर द स्मॉल ग्रुप्स ऑफ any living organism which can be defined through that group। जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप उसके ग्रुप के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, उसी ग्रुप को हम टेक्सा कहते हैं।
टेक्सा में 7 तरीके के ग्रुप्स को रखा गया। अच्छा, ये बेसिक 7 तरीके के ग्रुप्स हैं, ये कंपार्टमेंट्स हैं। इनसे छोटे और हैं जिन्हें हम सब कंपार्टमेंट्स कहेंगे। तो ये हो गया हमारा कंपार्टमेंटलाइजेशन यानी कि क्लासिफिकेशन, और सब कंपार्टमेंटलाइजेशन यानी कि इनसे और भी छोटे ग्रुप्स। ठीक है, सो अब समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने सब कंपार्टमेंटलाइजेशन वहां पे क्यों लिखा था। ठीक, तो टेक्सा की हम बात करें तो टेक्सा बेसिक हमारे 7 टेक्सा होते हैं। सबसे पहला है किंगडम, सबसे बड़ा टेक्सा। दूसरा होता है फाइलम सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे होता है क्लास। फोर्थ होता है ऑर्डर। फिफ्थ है फैमिली। सिक्स्थ है जीनस एंड सेवेंथ है स्पीशीज। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इस दुनिया में जितने भी तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर क्लासिफाइड इनटू दीज 7 टेक्सा। दे आर द मेजर और द मेजर कैटेगरीज विच वी डिवाइड एनी ऑर्गेनिज्म इनटू। ठीक है, सबसे बड़ा टेक्सॉन, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, एंड ये वाला सबसे छोटा। ठीक है, सो इस दुनिया में अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना चाहते हो तो इन बेसिक 7 कंपार्टमेंट में आप उसको डाल सकते हो। ठीक है, एक चीज और इस चीज के बारे में कि आप जैसे ही स्पीशीज से किंगडम की ओर बढ़ोगे, यानी कि छोटे टेक्सा से बड़े टेक्सा की ओर बढ़ोगे, आपका जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी ऑर्गेनिज्म इन सारे टेक्सा में रखे जाते हैं, उनके बीच की नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज कम होती जाती हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट इसी लैंग्वेज में आता है नीट में। ठीक है, इस बात को याद रखना क्या कि स्पीशीज से किंगडम की ओर बढ़ते हुए किसी भी ऑर्गेनिज्म, जो भी उस टेक्सा में ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं, उनके बीच में आपस में नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज जो हैं वो घटती जाती हैं। अब देखो, मैंने आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आई एम श्योर आपको नहीं समझ आया होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को लेते हैं। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म ले, कौन सा ले, कौन सा ले? चलो हम ले लेते हैं मैंगो। बहुत ही आसान है, मैंगो का पेड़, आम का पेड़, आम सबने खाया होगा। ठीक है, मैंगो को हम लेते हैं। मैंगो का अगर आपको साइंटिफिक नेम नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, इसका साइंटिफिक नेम यानी कि बायोलॉजिकल नेम होता है मेंजीफेरा इंडिका। मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मेंजीफेरा इंडिका। आप कभी भी साइंटिफिक नेम लिखोगे, इट्स अ रूल कि आपको उसको अंडरलाइन करना है। इटैलिक्स में आप लिख रहे हो, मतलब कर्सिव में लिख रहे हो, आपको उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, मैंगो का साइंटिफिक नेम हो गया मेंजीफेरा इंडिका। इसकी स्पीशीज अगर मैं आपसे पूछ दूं, मैं आपसे कहूं कि भैया मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो मेंजीफेरा इंडिका है, तो इसकी स्पीशीज क्या होगी? इसकी स्पीशीज हो जाएगी जो इसके साइंटिफिक नेम का सेकेंड पार्ट है। क्यों है, कैसे है, ये सारी चीजें अभी आगे हैं। ठीक है, वो सारा टॉपिक अभी आगे है। अभी बस इतना याद रखो कि अगर मैंने आपको एक नाम दे दिया कि मेंजीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है, अब बताओ मुझे इसकी स्पीशीज क्या होगी? तो इसकी स्पीशीज हो जाएगी इंडिका। ठीक है, जो भी नाम का सेकेंड वर्ड होता है वही हमारी स्पीशीज का नाम होता है। तो मैंगो की स्पीशीज क्या? इंडिका। उसके बाद मैंगो का जीनस क्या? मेंजीफेरा। पहला वर्ड जो नाम का होता है बायोलॉजिकल नाम का, दैट इज द जीनस, एंड जो सेकेंड वर्ड होता है दैट इज द स्पीशीज। मैंने क्या बताया? सबसे छोटा जो टेक्सॉन है वो स्पीशीज है। सो साइंटिफिक नेम का सेकेंड वर्ड हमेशा स्पीशीज होता है, फर्स्ट वर्ड हमेशा जीनस होता है। फर्स्ट वर्ड को हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है, सेकेंड वर्ड को हमेशा स्मॉल से लिखा जाता है। ठीक है, ये सारी बातें याद रखना। स्पीशीज जो होती है दैट इज द सेकेंड वर्ड। सो यहां पर मैंगो की हमारी स्पीशीज हो गई इंडिका, जीनस हो गया मेंजीफेरा।
अब एक बात याद रखो कि यहां तक तो आपको साइंटिफिक नेम देख के समझ में आएगा, इसके आगे आपको साइंटिफिक नेम से काम नहीं बनेगा, इसके आगे आपको याद रखना पड़ता है। ये सारी चीजें कुछ के लिए याद रखनी पड़ती है, इस दुनिया में जितना कुछ है उसके लिए नहीं याद रखनी है। लेकिन हाँ, आप लोगों ने प्रैक्टिकल फाइल्स बनाई होंगी, आप लोगों ने थोड़ा बहुत इधर उधर से देखा होगा, पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में कई एक टेबल बना हुआ है, वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ ऑर्गेनिजम्स के ये जितने भी टेक्सा हैं वो आपको याद रखने पड़ते हैं। कैसे याद रखोगे? जैसे मान लो मैंने बता दिया कि स्पीशीज ये होती है, जीनस ये होता है। फैमिली, फैमिली क्या होती है? फैमिली जैसे हम सबकी एक फैमिली होती है, उसमें हमारे मम्मी पापा दादी दादा बहन भाई सब होते हैं, तो वैसे ही दुनिया में किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक फैमिली होती है। जैसे हमने कहा कि स्पीशीज इंडिका है, इंडिका का मतलब ऐसा आम जो कि इंडिया में पाया जा रहा है। इंडिया का बेसिक है आम, आपको पता होगा। जो आम होता है, आम की जो मेन फसल होती है, वो उसका जो जीनस है वो इंडिया का ही है, इंडिया से ही इसका ओरिजिन हुआ है। सो इसका जो स्पीशीज है उसका नाम इंडिया के नाम पे इंडिका रखा गया है। ठीक है, ये हो गया इसकी स्पीशीज। अब आप कहेंगे कि मैम आम तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे आपका हो जाता है, आपका चौसा आम हो जाता है, आपका लंगड़ा आम हो जाता है, हम लोग हिंदी में जानते हैं बहुत सारे आम होते हैं। तो बेटा उन चीजों को ना हम लोग इसकी सब कंपार्टमेंट्स में रखते हैं। स्पीशीज तो इंडिका ही रहेगी, दैट विल नॉट चेंज फॉर एनी काइंड ऑफ आम, आप कोई भी आम खा लो। लेकिन जो इसके सब कंपार्टमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं सब स्पीशीज। और सब स्पीशीज के अंदर हर एक आम, चौसा की अलग सब स्पीशीज होगी, लंगड़ा की अलग सब स्पीशीज होगी, दशहरी की अलग सब स्पीशीज होगी, सारे आम की अलग अलग होगी। ठीक है, सो स्पीशीज, एक स्पीशीज में एक ही तरीके का ऑर्गेनिज्म आ सकता है, यानी इंडिका के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंगो ही आ सकता है और कोई भी फल इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, इंडिका का मतलब सिर्फ और सिर्फ मैंगो। अब हम स्पीशीज से बढ़ते हैं जीनस की तरफ। बड़ा टेक्सॉन हो गया, छोटा टेक्सॉन था स्पीशीज, बड़ा टेक्सॉन क्या है? जीनस हो गया। सो जब हम जीनस की बात करेंगे तो मेंजीफेरा इसका जो जीनस है, इस जीनस के अंतर्गत जितने भी तरीके के आम हैं, मतलब लंगड़ा हो गया, चौसा हो गया, दशहरी हो गया, कपूरी हो गया, बहुत सारे तरीके के जितने भी तरीके के आम हैं वो सारे तरीके के आम इसी जीनस के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जितने भी तरीके के इस दुनिया में आम हैं वो सारे आम इसी जीनस के अंतर्गत आएंगे। अब आप देख लो, स्पीशीज एक थी, ठीक है, इंडिका थी, इंडिका के अंतर्गत जितने भी आम आए वो सारे जीनस के भी अंतर्गत आए, मेंजीफेरा के अंतर्गत आए। मेंजीफेरा में जितने भी तरीके के आम हैं इन सब में थोड़ी 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 मतलब डिसिमिलैरिटीज होंगी। क्या डिसिमिलैरिटी होगी? जैसे मान लो आप ये वाला लंगड़ा चौसा खाते हो तो लंगड़ा आपका अलग टेस्ट का होता है, चौसा आपका अलग टेस्ट का होता है, दशहरी अलग टेस्ट का होता है। तो सारे तरीके के जितने भी तरीके के स्पीशीज, सब स्पीशीज चेंज होते जाएंगे, उतने तरीके की अलग अलग डिसिमिलैरिटीज इस एक जीनस के अंदर आती जाएंगी। करेक्ट है? फिर आता है फैमिली। जब हम फैमिली की बात करते हैं तो आम की जो फैमिली होती है, मैंगो की जो फैमिली होती है, उसे हम कहते हैं एनाकार्डिएसी। इतना भी मतलब यहीं से मत याद करने लग जाना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जाके पढ़ लेना। ठीक है, फैमिली जो है मैंगो की उसे हम कहते हैं एनाकार्डिएसी। एनाकार्डिएसी का मतलब एक पूरी फैमिली, इसमें आम के भाई बहन, उसके चाचा मौसा ताऊ मम्मी पापा सब कोई आएगा इसमें। फैमिली का मतलब क्या? फैमिली का मतलब ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स, आपके जितने भी क्लोजर रिलेटिव्स हैं सब आपकी फैमिली हैं। तो आम से रिलेटेड जितने भी फल होंगे वो सब इसी फैमिली का हिस्सा है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि कैट और डॉग सेम फैमिली का हिस्सा है। फैमिली का मतलब क्या? आपके जितने भी क्लोजर रिलेटिव्स हैं सब आप ही की फैमिली का हिस्सा है। ठीक है, सो ये चीज याद रखना। फिर आगे आपका आ जाता है ऑर्डर, फिर आपकी आ जाती है क्लास। क्लास इसकी डाइकॉट होती है, डाइकॉट क्लास का मतलब भी अभी आपको आगे चल करके समझ में आएगा। फाइलम है। तो अब जब फैमिली की हमने बात की तो मैंने बताया इसमें आम के सारे रिलेटिव आएंगे। आम के सारे रिलेटिव का मतलब सिर्फ आम तो नहीं है, आम के अलावा और भी जो भी फल आम के जैसे होते हैं, हो सकता है इंडिया में ना मिलते हो सकता है बाहर मिलते हो, जो भी आम के जैसे फल हैं वो सारे इसके अंदर आ गए। तो डिसिमिलैरिटीज का नंबर बढ़ा ना। यहां तक क्या था? जीनस तक सिर्फ और सिर्फ आम था।
फैमिली में आए तो आम के जैसे सारे फल आ गए, डिसिमिलैरिटीज का नंबर बढ़ गया, सिमिलैरिटीज कम हो गई। ऑर्डर में जैसे जैसे जाएंगे, ऑर्डर का मतलब क्या, ढेर सारी फैमिलीज, ऐसा समझ लो कि आपका पूरा खानदान, आपकी बुआ की फैमिली, आपकी मौसी की फैमिली, आपकी चाचा की फैमिली, सब एक साथ मिलकर के किस में आ गए, ऑर्डर में आ गए। ठीक है, सो मैंगो को अगर आप देखोगे तो उसका जीनस जब एक होगा, स्पीशीज एक होगी, तो उसमें एक ही तरीके का आम आएगा, आम आएंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ आम ही आएगा। जैसे ही आप फैमिली की तरफ बढ़ते हो उसमें आम के तरीके के सारे फल आने लग जाते हैं, तो वहां पर क्या हुआ, सिमिलैरिटीज का नंबर कम हो गया। उसके बाद जब आप ऑर्डर में आते हो तो जितनी भी अलग अलग तरीके के फल हैं उन सब की फैमिली यहां पर आती जाएगी, आम के तरीके के जितने भी फल हैं उन सब की फैमिली यहां पर आ जाएगी, यानी कि डिसिमिलैरिटीज और ज्यादा बढ़ गई, सिमिलैरिटीज समानताएं और ज्यादा कम हो गई। क्लास में जाओगे तो इस दुनिया में जितने भी डाइकॉट वाले पेड़ हैं, इसमें दाल भी आती है, इसमें चना भी आता है, इसमें सोयाबीन आती है, इसमें आम आता है, जितने भी डाइकॉट वाले पेड़ हैं सब इसी के अंदर आ जाते हैं। तो अब आप सोचो कहां दाल और कहां आम। ठीक है, तो सिमिलैरिटीज का नंबर अगेन क्या हो गया, कम हो गया। फाइलम में आ जाओ, फाइलम में इसी तरीके से दुनिया के जितने भी फल हैं वो सब आ जाएंगे। एंजियोस्पर्म भी फाइलम है, यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स आपने सुना होगा, जितने भी ग्रीन पेड़ आपको अपने आसपास दिखाई देते हैं नॉर्मली, दोज आर ऑल इन द कैटेगरी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो इस दुनिया में जितने भी ग्रीन पेड़ हैं, यानी कि डिसिमिलैरिटीज का नंबर और ज्यादा बढ़ गया। किंगडम में आ जाओ तो ये प्लांट किंगडम से है, जितने भी इस दुनिया में प्लांट्स हैं वो सारे एक ही किंगडम से बिलोंग करते हैं, डिसिमिलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई। तो यही मेरे कहने का मतलब है कि जब भी हम टेक्सा की बात करते हैं तो टेक्सा का मतलब क्या, टेक्सा का मतलब स्मॉल ग्रुप्स इनटू विच वी कैन डिवाइड एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड, एंड दीज आर बेसिकली दीज 7 ग्रुप्स। और इन 7 ग्रुप्स में जब हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज हमारी घटती जाती हैं। दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन इन नीट, आता है इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टेक्सोनॉमी। इसके आगे जो कुछ भी है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, थैंक यू। हो गया।